नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज का सेशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महामैराथन क्लास करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को करेंगे, साथ ही साथ हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे और हम लोग एसएसटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर महामैराथन क्लास होने वाली है। एक ही क्लास में आप सीडीपी, हिंदी और एसएसटी तीनों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं। और टारगेट जो इस क्लास का है वो है 120 नंबर की तैयारी। ठीक है, पहली बार में हम लोग बात करेंगे तो सीटेट क्लियर होगा और आपको 120 नंबर का टारगेट रखा गया कि 120 नंबर आपको सीटेट में पहली बार में लाना है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग महामैराथन क्लास लेंगे। और इस महामैराथन क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए प्रश्न हैं सीटेट में एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, सीडीपी के, हिंदी के, एसएसटी के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और जितने मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर है तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे इस महामैराथन क्लास में। सबसे पहले हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग एसएसटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर बात करें या फिर द्वितीयक स्तर पर बात करें तो एक शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो क्या होती है? धैर्य और दृढ़ता होती है, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होती है, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होती है, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता होती है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्राथमिक स्तर पर बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो जो एक शिक्षक होता है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है? वो है छोटे बच्चों को धैर्यता के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धैर्य और दृढ़ता के साथ उनको क्या करना है, उनको संभालना है। ठीक है, छोटे बच्चों पर आप क्या कर सकते हैं, उनको आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, मार पीट नहीं सकते, तो उनको क्या करना है, छोटे बच्चे बहुत शैतान होते हैं तो उनको आपको प्यार से संभालना है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी सेक्शन की अगर हम लोग बात करें या जूनियर सेक्शन की बात करें, जूनियर सेक्शन में भी बच्चे बहुत बड़े थोड़ी ना होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या होना चाहिए, वो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। देखिए इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के बड़े बड़े वाले प्रश्न आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस तरीके के बड़े वाले प्रश्न को देख करके ही ना कुछ लोगों की हालत खराब हो जाती है, कुछ लोगों का बीपी हाई लो होने लगता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यानपूर्वक आराम से शांति से, ठीक है, प्रश्न को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो एक लोकतांत्रिक स्वभाव का जो एक शिक्षक, अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को अनुमति दे देते हैं कि पूरी क्लास में जहां मन करे वहां जाके बैठ जाओ। ठीक है, तो फिर कुछ छात्र जो होते हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं साथ में, और कुछ छात्र जो होते हैं वो चुपचाप बैठकर अपने ही स्थान पर अपने आप से पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अभिभावक है तो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन या फिर दूसरा विकल्प का चुनाव किया है तो वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, बताइएगा कौन सी अवस्था होगी? 13वें प्रश्न की तीसरा प्रश्न है।
तो तीसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जीन पियाजे के थ्योरी से ये प्रश्न पूछा गया और मैंने आप लोगों को बताया कि पियाजे की थ्योरी जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पियाजे की अगर हम लोग बात करेंगे तो पियाजे की, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे की थ्योरी की आपको सभी स्टेज याद होनी चाहिए, क्रमानुसार सारे स्टेज याद होने चाहिए, साथ ही साथ सभी स्टेजों में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन सी नई स्किल्स डेवलप होती है, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार बनता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे में तार्किक रूप से, अगर हम लोग बात करें तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं में चिंतन प्रारंभ करने की जो क्षमता है, तो ये कहाँ पर आ रही है, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। कहाँ पर, तो कंक्रीट ऑपरेशनल जो एज है यहाँ पर बच्चे में तार्किक रूप से चिंतन करने की जो शक्ति जो है या फिर कहें क्षमता का विकास होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे के, अगर हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, तो ये तीसरी अवस्था है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इस तीसरी अवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी अवस्था का जो समय है वो क्या है, तो वो आप कहोगे 7 से 11 या फिर कहोगे 12 वर्ष तक, ठीक है, 7 से 11, ठीक है। कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको 11 देखने को मिल जाता है और कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको 12 देखने को मिल जाता है। तो 7 से 11 या फिर कहेंगे 7 से 12 वर्ष की ये मूर्त संक्रियात्मक की एज होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का मन का मानचित्रण संबंधित है, बताइएगा क्या जाएगा। तो मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध या फिर समझ बढ़ाने की तकनीक से, बताइएगा। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मन का मानचित्रण संबंधित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। तो हम लोग आपके सीटेट के 2025-26 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महा मैराथन क्लास करने वाले हैं, जहां पर हम लोग सीटेट के क्वेश्चंस को देखेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग एसएसटी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो 120 नंबर्स की हम लोग जो है 120 नंबर का हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं और पहली बार में सीटेट क्लियर करने का जो है हमारा ध्येय है। यहाँ पर चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है। क्या जाएगा, तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, बताइएगा। तो विद्यार्थियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, बताइएगा क्या आ जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे तो विशेष रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए हमको क्या करना है, तो महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना है, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना है या फिर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे हैं तो बच्चों की आवश्यकता अनुरूप, अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों की आवश्यकता या फिर कहें उनकी क्षमता के अनुरूप हमको विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है, ठीक है। हमको विविध टीचिंग स्किल्स का यूज करना है, शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल करना है बच्चों की क्षमता उनकी आवश्यकता के अनुसार। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें सृजनात्मकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सृजनात्मकता। और जो ये सृजनात्मकता है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो सृजनात्मकता वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बताइएगा क्या जाएगा, तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, क्या करेगा, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना,
परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सृजनात्मकता का पोषण, इनमें से कौन सा कार्य है जो बालक में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी को अगर हम लोग बात करें तो अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक विद्यार्थी को, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में जितने भी छात्र हैं, जितने भी शिक्षार्थी हैं, उनको क्या करना, उनको उनकी प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, उनको उनकी स्किल्स को डेवलप करने का अवसर उपलब्ध कराना। अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा गाता है तो उसको सिंगिंग से संबंधित अवसर उपलब्ध कराइए। कोई खेलता बहुत अच्छा है तो उसको क्या करिए, उसको खेल से संबंधित अवसर उपलब्ध कराइए। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उसको मैथ से संबंधित अवसर उपलब्ध कराइए। ठीक है, जिसकी जैसी प्रतिभा हो उससे संबंधित उसको क्या करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चे में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय से तार्किक चिंतन करना आरंभ कराती? तो अभी तो ये प्रश्न हम लोगों ने किया था और देखिए इसी प्रश्न को दोबारा से पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, प्रश्न के स्वरूप को बदल दिया गया है, बाकी सेम टू सेम प्रश्न वही पूछा गया। बच्चे से पूछा गया कि बच्चे में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, ठीक है, तार्किक चिंतन कब प्रारंभ होता है? सातवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लेकिन एक अंतर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक अंतर कर दिया है। अंतर क्या कर दिया है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर बच्चे कह रहा है कि बच्चा अमूर्त संकल्पना। ठीक है, वहां पर क्या था, वहां पर मूर्त था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था अमूर्त संकल्पना हो। ठीक है, यहाँ पर शब्दों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शब्दों को नहीं ध्यान देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार आपसे कहा जा रहा है कि जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे, ये हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम आखिरी अवस्था है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मूर्त चिंतन कहता, मूर्त संकल्पनाओं की बात करता तो क्या होता, तो मूर्त संक्रियात्मक होता। ठीक है, यहाँ पर अमूर्त कह रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, क्या हो जाएगा बताइएगा, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बताएंगे क्या जाएगा। आठवें प्रश्न की बात करें तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाए और आपको समझ में ना आए कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है, ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न आया और आपको समझ में ना आए कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो फिर वहां पर क्या करना है, तो वहां पर कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर बच्चों को अपने से भाग लेने का या फिर बच्चों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने का, अंतःक्रिया करने का मौका मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ किसी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप देखिए क्या है, तो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, बच्चे एक दूसरे से क्या करें, बात करके या फिर क्रियाकलाप करके चीजों को सीखें और शिक्षक उस प्रक्रिया को क्या कर दे, आसान बना दे, उस प्रक्रिया को क्या कर दे, सुगम बना दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से इस ऑप्शन को आप चूज सकते हैं। ठीक है, चूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए आपको सामने ये प्रश्न आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है अगर आप उसको चूज करते हैं तो 80 से 90% चांस रहता है कि आपका ऑप्शन जो है वो बड़ा वाला ही होगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा विकल्प है उसी को चूज करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी चाहिए, बताएगा। तो लर्निंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सीखना एक व्यापक क्रिया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थाएं ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है।
तो इससे पहले मैंने आप लोगों का एक छोटा सा वीडियो बनाया था और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको सीटेट के एग्जाम को क्लियर करना है तो किन बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप गलत कथन की पहचान कर सकते हैं। अगर आपने उस वाले सेशन को, उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया है। और जिन मेरे भाई बहनों ने उस वाले सेशन को देखा होगा तो वो इस प्रश्न का बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। मैंने उस सेशन में आप लोगों को बताया था कि जिस भी ऑप्शन में आपको क्या हो जाए, जिस भी ऑप्शन में आपको एक मात्र देखने को मिल जाए, जिस भी ऑप्शन में आपको सिर्फ देखने को मिल जाए, जिस भी ऑप्शन में आपको केवल देखने को मिल जाए, वो वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर लर्निंग हो सकती है, जहाँ पर अधिगम हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लर्निंग जो है वो सिर्फ स्कूल में ही होती है। जो लर्निंग है वो खेलते खेलते भी हो सकती है, सड़क पे भी हो सकती है, समाज में भी हो सकती है। लर्निंग आपको कहीं भी हो सकती है, कहीं पर भी आप कुछ भी सीख सकते हो। तो यहाँ पर कह रहा है केवल स्कूल में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा का कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी और उसके संदर्भ में आपको 4 कथन दिए गए और सही विकल्प जो है उसकी पहचान करना है। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्यों को करने की छूट मिलनी चाहिए। देखिए, अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ आप विशेष व्यवहार करेंगे ना तो फिर क्या होगा, उसके अंदर हीन भावना आएगी। अगर उसके साथ आप विशेष व्यवहार करेंगे ना तो उसको लगेगा, उसके अंदर हीन भावना आने लगेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ आप विशेष व्यवहार करेंगे, हमेशा उसको मदद करेंगे या फिर हमेशा उसकी सहायता करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो अपने व्यक्तित्व का पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। जो चीज वो कर सकता है वो भी नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद रहेगी कि उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई है, ठीक है। तो वो अपना काम स्वयं से नहीं करेगा और जब तक वो काम अपना काम स्वयं से नहीं करेगा तब तक उसके अंदर क्या होगा, तब तक उसके जो स्किल्स हैं उनका निखार नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको सबसे उपयुक्त विकल्प की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो एक दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी होता है उसके साथ क्या करना है, उसके साथ हमें सामान्य रूप से व्यवहार करना है, ठीक है। क्या करना है, सामान्य रूप से व्यवहार करना है। इंक्लूसिव क्लासरूम में अगर जाएगा तो उसके साथ हमें क्या करना है, समान रूप से व्यवहार करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, तो उसके लिए जो श्रव्य माध्यम हो सकते हैं, जैसे सीडी हो गया या फिर जो भी ऑडियो जो भी टीएलएम्स हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल करना है ताकि उसे सहायता उपलब्ध कराई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है, बताइएगा। तो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कौन संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सन्निधाता संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बताइएगा। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना जो है ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबद्ध नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। बाकी उसको संवेगात्मक सुरक्षा दी जाए, ठीक है, संवेगात्मक सुरक्षा दी जाए, संवेगात्मक रूप से उसे मदद दी जाए, संगति की उसे आवश्यकता, ठीक है, साथ ही साथ सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। ये सब क्या है, ये सब मनोवैज्ञानिक गुण है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुण है जो बच्चे के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो ये प्रश्न तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा वाला ऑप्शन देख करके भी आप कर सकते थे, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा,
तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी होना, ठीक है, कक्षा में अधिकतर उपस्थिति। तो देखो अधिकतर उपस्थिति नहीं होगा और एकदम खामोशी भी नहीं होगा। अब बचा आपका ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या बी। तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है, तो आप कहोगे विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। अगर कोई विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि देखो क्लासरूम में बच्चे को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो बिना डरे शिक्षक से कोई भी अगर संदेह होता है तो वो क्या कर सकता है, तो वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अगर कोई भी, ठीक है, क्या होता है, बालक को संदेह होता है, कोई भी समस्या होती है तो वो बिना डरे निसंकोच रूप से क्या कर सकता है, तो शिक्षक से प्रश्नों को पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, बताएगा। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। तो जो उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता होगा तो वो तो बुद्धिमान बच्चा होगा। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी ठीक है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे को क्या करना है, बच्चे को रटाना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, अगर कहीं रटाने की बात आ रही है तो फिर वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को रटाना नहीं बल्कि उसका क्या करना है, बल्कि उसकी समझ को विकसित करना है। तो वह बच्चा जो जल्दी से चीज़ों को रट लेता है, रटने की क्षमता रखता है, वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं, वो नकलची बच्चे का लक्षण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है। किसने कहा है, पेवलाव को, कोलबर्ग को, स्किनर को, प्याजे को। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये किसने कहा है, बताइएगा क्या आ जाएगा। इसका श्रेय किसको जाता है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे जीन पियाजे को। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का जो उनका सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो उनकी थ्योरी है, वहां से प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। ठीक है, खूब बातें करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात करती है लेकिन विद्यालय में घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका जो है उसके विचारों को विद्यालय में क्या करती है, मान्यता मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16वें प्रश्न का क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, ठीक है, आपके घर में कोई बात होती है, ठीक है, आपके घर में कोई बात होती है और आप वहाँ पर कोई राय देते हैं ऐसे होना चाहिए, और घर वाले क्या करेंगे, घर वाले आपको डांट देगा, तुम चुप रहो, तुम ना बताओ कैसे करना है। तो फिर क्या होगा, फिर अगली बार से क्या होगा, जब कोई बात होगी तो आप फिर क्या करोगे, आप वहाँ पर बोलना ही बंद कर दोगे। आपको पता है कि जब घर वाले सुनते ही नहीं, हमारे बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर हम क्यों बोलें। तो अगर कृतिका भी घर में कम बोल रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि घर में उसके विचारों को मान्यता नहीं मिल रही है। ठीक है, उसके विचारों को समझने वाला कोई नहीं है, विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट लगेगा। जैसे आप लोगों के साथ होता है ना, आप लोगों को डेली बहुत सारे लोग मिलते होंगे। ठीक है, आप लोग बाहर निकलते हैं, स्कूल कॉलेज कोचिंग में जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन आप सबसे नहीं बोलते हो। आप क्या करते हो, आप देखोगे कि आपके कुछ खास विशेष मित्र होते हैं, उनसे आप मन भर के बात करते हो, खूब बात करते हो, लेकिन बाकी लोगों से एकदम शांत रहोगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उसका कारण क्या है कि आपके जो विचार है वो आपके खास जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हीं से मिलती है। तो वहाँ पर आप अपने विचारों को एकदम खुल के, ठीक है, व्यक्त करते हो। यहाँ पर बताइएगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है, बताइएगा। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे शिक्षा मनोविज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो जाएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो जाएगी, बाल मनोविज्ञान की बात हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होती है, तो लर्निंग के प्रोसेस में अगर हम लोग बात करेंगे, जो मोटिवेशन होता है वो क्या करता है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग कर देता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाता है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करता है। तो बताइएगा, सीखने की प्रक्रिया में अगर हम लोग अभिप्रेरणा की बात करेंगे, तो अभिप्रेरणा क्या करता है, तो अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, वो सीखने के प्रति क्या करता है, रुचि का विकास करता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है ये क्या करता है, तो सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एक ही दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को क्या करता है, पैना बनाता है। तो ये जो है ये रिवीजन से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोटिवेशन से नहीं होता, ये रिवीजन से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो विद्यालय के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली जो है, इसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम शामिल होता है, जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, तो विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है वो पाठ्य चर्चा में शामिल होता है, करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ये प्रश्न भी हम लोग कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। 21वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा। 21वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, क्या आ जाएगा, तो सीखने के सदृशता नियम। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा, जो ये बात कही गई है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूँ, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो बात कही गई है, तो ये किसके सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा ये बात किसके सिद्धांत में कही गई है। ठीक है, किस विचारक ने इस सिद्धांत को, इसके बारे में बताया है। ठीक है, कौन सा विचारक है जिसने ये कहा है कि एक बच्चा जो है वो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। बताइएगा ये बात किसने कही है। चलिए ऑप्शन दे दूं, चलिए ऑप्शन दे देता हूं। एक आपको ब्रूनर हो गए, ठीक है, एक ब्रूनर हो गए। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा कौन है, दूसरा वाइगॉत्स्की हो गए। ठीक है, कौन हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए। और तीसरे अगर हम लोग बात कर लेंगे, तो तीसरे जीन पियाजे हो गए। ठीक है, जीन पियाजे हो गए। और चौथे जो है वो बंडूरा हो गए। चलिए बताइएगा, तो किसने ये कहा, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, बताइएगा। तीन में से अगर हम लोग बात करें, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो यही पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि आप दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दूसरे का मार के सिर फोड़ रहे हैं, तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। अभिव्यक्ति में नवीनता हो तो प्रतिभाशाली होने का लक्षण। आप जिज्ञासु हैं तो भी प्रतिभाशाली होने का लक्षण है। और सृजनात्मकता आपके अंदर है तो भी आप प्रतिभाशाली माने जाते हैं। लेकिन दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, इस प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, किसने, तो जीन पियाजे ने कहा। ध्यान रखिएगा कौन है, तो जीन पियाजे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहाँ पर, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ठीक है, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्या हो जाएगा, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आप कहोगे अन्य सामान्य बच्चों के साथ, इंक्लूसिव क्लासरूम में। ठीक है, कहाँ पर, तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको इंक्लूसिव सेटअप में आपको पढ़ाना है, इंक्लूसिव सेटअप में उनको लेकर के जाना है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार, अगर आपसे ये पूछ ले इंक्लूसिव सेटअप की बात कब हम कहाँ पर हो रही है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे एनसीएफ 2005 में। ठीक है, कहाँ पर, तो एनसीएफ 2005 में इंक्लूसिव सेटअप की बात हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए, किसके प्रति सचेत होना चाहिए बताइएगा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, उपाधि देना तो नहीं होगा। शिक्षा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक अगर हम लोग बात करेंगे तो एजुकेशनल, और सह शैक्षिक अगर हम लोग बात करेंगे तो सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की जो सीखने के बारे में, ठीक है, क्या करना है, तो विद्यार्थियों का जो लर्निंग प्रोसेस हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसके लिए विविध विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, कि कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से उनकी लर्निंग को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है बताइएगा। कल वाला सेशन अगर आप लोगों ने देखा तो वहां पर हम लोगों ने इस वाले प्रश्न को किया था। ठीक है, कल वाले सेशन में मैंने आप लोगों को सब बताया था कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ से हर बार एक ना एक प्रश्न आपसे बनता है। डिसलेक्सिया आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, तो ये पठन विकार होता है। ठीक है, क्या होता है, पठन विकार। गणितीय विकार अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाता है, गणितीय विकार जो है वो डिसलेक्सिया सॉरी डिसकैलकुलिया हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जहां पर कैलकुलेटिंग से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिलती है, डिसकैलकुलिया हो जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, क्या हो जाएगा बताएगा। 26वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या करना चाहिए, अग्रोन्मुखी, ठीक है, भूमिका निभानी चाहिए। जिसमें क्या करना है, जिसमें माता पिता जो हैं, तो अगर बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। काश कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है। काश नहीं, यहाँ पर विकास होना चाहिए भाई, यहाँ पर विकास होना चाहिए। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण, अंतःक्रिया, अंतः संबंध, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, विकास जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने पढ़ाया था बताइएगा। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। कल वाला सेशन अगर आप लोगों ने देखा है तो बताओ जल्दी से। कल मैंने आप लोगों को गेस्टाल्टवादी, ठीक है, गेस्टाल्टवादी विचारकों के बारे में बताया था। और जो गेस्टाल्टवादी विचारक हैं इनमें 3 लोगों का नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 विचारक कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे वर्दिमर हैं। ठीक है, दूसरे कौन से हैं, दूसरे कोहलर हैं, और तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, कोफका। तो ये 3 लोग जो हैं ये गेस्टाल्टवादी विचारक के नाम से जाने जाते हैं, वर्दिमर, कोहलर, कोफका। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, कोहलर की, तो कोहलर जो है ये क्या करते हैं, ये सूझ या अंतर्दृष्टि के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि की अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये किसका, कोहलर का। और कोहलर क्या है, यहाँ पर कोहलर नाम तो नहीं दिया है लेकिन गेस्टाल्टवादी दिया है। तो कोहलर नहीं दिया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों के, ठीक है, चलेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं बताएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सक्रिय सदस्य अगर हम लोग बात करें, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो किशोरावस्था में बच्चे जो है वो अपने ग्रुप में अगर हम लोग बात करेंगे तो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है, क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे जीन पियाजे ने। ठीक है, किसने, तो जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आपका
संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था है। सेंसरी मोटर एज है जो कि 0 से 2 वर्ष तक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 2 से लेकर के 7 वर्ष तक है, ठीक है। फिर आपका कौन सा हो जाता है, फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक हो जाता है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक। कंक्रीट ऑपरेशनल हो जाता है, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक हो जाता है। ये कब से कब तक, ये 7 से 12 तक हो जाता है। और फिर सबसे लास्ट वाली जो स्टेज आती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। तो ये कब से कब तक आती है, तो ये 12 + 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, ठीक है, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक जो है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इस तरीके से 4 स्टेजेस में बांटा। इनका क्रम भी यही है और आपको इनका क्रम याद रखना है, ठीक है। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की एवं पड़ोस की भाषा में होनी चाहिए, भाषा में होना चाहिए, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग CDP के 30 प्रश्न को कर चुके हैं। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हिंदी में जो आपको पता है कि जो हिंदी के क्वेश्चंस है, सीटेट में जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको तो 2 पैसेज दे देता है, और पैसेज से ही हमें लगता है 10 से 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से ही होते हैं। तो वो तो जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपको अनसीन पैसेज से होते हैं, और पैसेज को पढ़ करके ही आपको आंसर करना होता है, तो वो तो हो जाता है। उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन आते हैं तो उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए क्या, जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे समरूपता होनी चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बच्चा स्कूल में जो पढ़ रहा है और घर में जो पढ़ रहा है, दोनों में क्या होना चाहिए, वो दोनों में समरूपता होनी चाहिए। आप देखोगे ज़्यादातर क्या होता है, आप देखोगे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चे का नाम इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिखा देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, जब स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर एकदम पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेगा, ठीक है, वहाँ पर तो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेगा। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही क्या हो रहा है, जैसे ही वो घर पर आएगा, तो घर पर आने के बाद क्या हो जाएगा, फिर उसका अवधी और भोजपुरी शुरू हो जाएगा, ठीक है, खाना खइबे, खाना खइले, ई कइले, ऊ कइले, ठीक है। तो स्कूल में क्या होगा, तो स्कूल में तो पूरा एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेगा। लेकिन जैसे ही घर आएगा तो घर आने के बाद क्या हो जाएगा, उसका अवधी, भोजपुरी, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो फिर क्या होता है, इसीलिए उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि जो स्कूल की भाषा है और जो घर की भाषा है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर समरूपता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप बताइएगा, एकांकी में आए पात्रों के संवाद को याद कराएंगी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, या फिर हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो बताइएगा, तो हिंदी का ये प्रश्न है, सीटेट के एग्जाम में हिंदी के ऐसे ही प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में मान लीजिए आप हिंदी चूज कर लेते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज में फिर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज चूज करना होगा, जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, कोई भी दूसरी लैंग्वेज चूज करना होगा। जो आप पहली लैंग्वेज में चूज किए हैं वो आप दूसरी लैंग्वेज नहीं चूज कर सकते, इस बात को आप याद रखिएगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ही चूज करते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज जब आप हिंदी चूज करोगे तो इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अगर हम लोग बात करें, एक पाठ एकांकी के रूप में है, तो आप फिर उसे क्या करेंगे, उसे आप हाव भाव के साथ एकांकी को पढ़ करके बच्चों को सुनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, बताएगा। तो लिखने और पढ़ने के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक दूसरे एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है, बताएगा। तो कौन सा हो जाएगा, बताएगा। दोनों अगर हम लोग बात करें, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का, एक बार जल्दी से सारे लोग बता दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। लिखना और पढ़ना जो है, तो ये सीखना जो है ये समान रूप से क्या होता है, अंतः संबंधित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, तो लिखना और पढ़ना अगर हम लोग सीखने की बात करेंगे
ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पठन विकार में अशुद्धियां हैं तो निश्चित रूप से आपके लेखन में भी, अगर हम लोग बात करेंगे तो अशुद्धियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अशुद्धियां होंगी। तो ये दोनों क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, द्वितीयक भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण बताइएगा क्या है, बताइएगा। तो सबसे कम महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो द्वितीयक भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण द्वितीयक भाषा कौन सी होती है। देखो, जो अगर हम लोग प्राथमिक भाषा बात करेंगे तो प्राथमिक भाषा हमारी मदर टंग होती है। ठीक है, जैसे उत्तर भारत वालों के लिए बात करें तो हिंदी है। ठीक है, यूपी वालों के लिए जैसे बात करें तो अवधी या हिंदी हो जाएगा। ठीक है, बिहार वालों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी मदर टंग भोजपुरी हो जाएगा। बंगाल वालों के लिए बंगाली हो जाएगा। तो पहली भाषा तो मदर टंग होती है। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वितीय भाषा जो होती है उसके संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, अभिभावकों से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। ठीक है, क्या होगा, तो शिक्षक का रवैया बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 103वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। ठीक है, तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो हो जाएगा आपका अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पद्य, गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध बनाते हैं। तो बताइएगा, तो पद्य, गद्य और नाटक हमारी कौन सी संवेदना को प्रभावित करते हैं, भाषिक और सौंदर्यात्मक, भाषिक और ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, सांस्कृतिक और भौतिक। 104वें प्रश्न की बात करेंगे क्या जाएगा, तो पद्य, गद्य और नाटक जो है ये हमारी क्या करेंगे, तो ये हमारी कल्चरल बात करें साहित्यिक और सांस्कृतिक जो संवेदना है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सांस्कृतिक और साहित्यिक हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कोई एक भाषा लिपियों में फेरबदल हो सकता है, में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा क्या भाई, क्या क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कोई, ठीक है क्या है, तो कोई एक भाषा जो है, कोई एक भाषा और इसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है लिपि, लिपि या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इसके आगे का आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर बताना है आपको यहाँ पर कौन सा आएगा। तो कोई भी एक भाषा जो है वो लिपि या लिपियों में फेरबदल हो सकता है या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा क्या हो जाएगा बताएंगे, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, कोई एक भाषा जो है लिपियों में, ठीक है, लिपियों में लिखी जा सकती है। ठीक है, लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ठीक है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो ये प्रश्न है, चलिए, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ये पूरा प्रश्न है। और आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा, ठीक है, विकल्प होगा। तो कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। तो कोई एक भाषा जो है वो कितनी, तो सभी लिपियों में, 3 लिपियों में, सीमित लिपियों में या फिर एक लिपि में। तो क्या जगह, तो कोई भी भाषा है तो वो एक लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है, एक लिपि में या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, ये बात और कि उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और होती है चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध, सचेतन कालबद्ध। क्या हो जाएगा, तो वाणी और लेखन में जो मूल अंतर ये होता है कि लिखित भाषा स्तर पर क्या हो जाएगा, लिखित भाषा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी, ठीक है, लिखित भाषा के बाद यहाँ पर भी गैप रहेगा। तो लिखित भाषा जो होती है वो क्या होती है, लिखित भाषा जो होती है वो सचेतन होती है, सचेतन देखी जाती है और कालबद्ध होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, बताइएगा, तो अगर आपको इंक्लूसिव सेटअप को विकसित करना है या फिर इंक्लूसिव सेटअप आपको तैयार करना है, समावेशी वातावरण को, इंक्लूसिव वातावरण को तैयार करना है,
तो उसके लिए जरूरी क्या है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों की विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो क्या हो जाएगा, तो 107वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें बताइएगा, तो भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ठीक है, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, ठीक है, बच्चों की को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराइए, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। ठीक है, अब बच्चों में क्या हो जाएगा, बच्चों में आपके सामान्य बच्चे भी होंगे और आपके विशेष बच्चे भी होंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है बच्चों की सभी आवश्यकताओं के, ठीक है, एक समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि आपकी क्लासरूम में जो बच्चे हैं, आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, अब वो चाहे सामान्य बच्चे हों या फिर विशेष बच्चे हों, जो भी बच्चे हों उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। ठीक है, सामान्य बच्चे को अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो उस आवश्यकता को भी पूरा किया जाए, और जो विशेष बच्चे हैं, मान लीजिए कोई वीआई बच्चा है तो उसकी जो विशेष आवश्यकता है तो उसको भी पूरा किया जाए। जो दृष्टिबाधित बच्चा, एचआई बच्चा जो है, ठीक है, हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चा है तो उसकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। यहाँ पर क्या कह रहा है, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। ठीक है, तो बच्चे जो है, बच्चों की जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने का काम किया जाए। ठीक है, चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो पठ्य सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। बताएगा, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे है, चलो जल्दी से बताना क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे हो जाएगा, तो सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। बताइएगा, तो भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 109वें प्रश्न की बात करेंगे। तो भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है। ठीक है, संप्रेषण जो है वो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा विकल्प। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि कक्षा में अगर वो क्या कर रही है, तो अगर हम लोग बात करें तो दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल कर रही है। विजुअल ऑडियो जो सामग्री है, टीएलएम है, अगर हम लोग बात करें तो विजुअल ऑडियो जो टीएलएम है उसका इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी क्लासरूम में, ठीक है, उसकी क्लासरूम में कुछ दृष्टिबाधित बच्चे भी होंगे और कुछ श्रवण बाधित बच्चे भी होंगे, इसीलिए वो दोनों का जो है इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, विजुअल का भी इस्तेमाल कर रही है, साथ ही साथ वो ऑडियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऑडियो विजुअल दोनों फॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब ये है कि उसकी क्लासरूम में, ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चे भी होंगे और श्रवण बाधित बच्चे भी होंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कह रहा है सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, गलत हो जाएगा। सभी बच्चों की रुचियों का ध्यान में रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, क्या हो जाएगा, तो वह सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर प्रश्न में किया था, है ना, कि हमें क्या करना है, हमें बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चे को विजुअल की जरूरत है या फिर किसी बच्चे को ऑडियो की जरूरत है, तो दोनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा, व्याकरण की जानकारी। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या हो जाएगा, तो आंसर करेंगे भाषा प्रयोग करने की क्षमता। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, तो भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर करना। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है या विचार किसका है, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, किसका विचार है, तो मैंने आप लोगों को बताया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में अगर हम लोग बात करें, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट अगर हम लोग थ्योरी की बात करें, तो इसमें बालक के विकास में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये बात किसने बताई है, तो आप कहोगे वाइगॉस्की ने। ठीक है, किसने, तो वाइगॉस्की ने। ठीक है, बालक के विकास में अगर हम लोग बात करेंगे तो भाषा समाज का बहुत बड़ा जो है रोल होता है, ये वाइगॉस्की ने बताया अपनी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या 4 यहाँ पर बिल्कुल। चलिए यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे
भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चों की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो क्या करते हैं, तो पहले तो वो रटने पर ही जोर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, 113वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, रटते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, उनको रटना नहीं चाहिए होता है, लेकिन क्या करते हैं, वो चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे रटते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 113वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। ठीक है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभवतः से ग्रसित है, बताएगा। अगर हम लोग बात करें तो रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और बातचीत करने के दौरान या फिर कहें पढ़ते समय अगर हम लोग बात करेंगे तो बार बार अटकता है, तो वह संभवतः किससे ग्रसित है, तो डिसकैलकुलिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिसकैलकुलिया में क्या होता है, यहाँ पर तो जोड़ गुणा भाग घटाव कैलकुलेशन करने में समस्या होती है। ठीक है, डिसग्राफिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो डिसग्राफिया में क्या होता है, तो यहाँ पर लेखन से संबंधित। ठीक है, डिसकैलकुलिया में क्या होता है, गणना करने में समस्या होती है। ठीक है, डिसग्राफिया में क्या होता है, तो लेखन संबंधी समस्या होती है, लिखने में उसको समस्या होती है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन विकार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हिंदी भाषा के, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करने का काम किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एसएसटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सीटेट के प्रीवियस ईयर के एसएसटी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, और कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग एक महा मैराथन क्लास लेंगे जहां पर मैं आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में अगर हम लोग बात करें तो सीटेट के एग्जाम में एसएसटी में, ठीक है, एसएसटी वाला जो पोर्शन है तो वहां पर सीटेट के एग्जाम में पूछे गए और उन प्रश्नों पर आधारित अगर हम लोग बात करें तो लगभग 300 प्रश्नों की एक महा मैराथन क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है सीटेट के पेपर 2 में, ठीक है, सीटेट के पेपर 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो पेपर 2 में जो होता है तो यहाँ पर एसएसटी के 60 प्रश्न, ठीक है, एसएसटी से आपके 60 प्रश्न होते हैं। और हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग एसएसटी के 300 प्रश्नों वाली महा मैराथन क्लास लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एसएसटी के इन 60 प्रश्नों को सही कर लेते हो ना तो फिर आपको 90 नंबर क्रॉस करने में कोई भी समस्या नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एसएसटी के इन 60 प्रश्नों को सही कर लेते हो, ठीक है, अगर आप एसएसटी के इन, तो ध्यान रखिएगा सीटेट के अगर हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में 60 प्रश्न जो होते हैं वो एसएसटी से आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन 60 प्रश्नों को अगर आप सही कर लेते हो ना तो फिर आपको सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आपका जो फोकस होना चाहिए वो इन 60 प्रश्नों पर होना चाहिए। अगर आपने इन 60 प्रश्नों को सही तरीके से कर लिया तो आपको सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। और इन्हीं 60 प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग 300 प्रश्नों की महा मैराथन क्लास को करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एसएसटी के क्वेश्चंस को करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एसएसटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। देखिए ये सीटेट के 6 to 8 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीटेट 6 to 8 में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। यह एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है या फिर इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो बताइएगा, तो संसार में प्रचलित जो रोपण कृषि है तो रोपण कृषि के संदर्भ में आपको सही विशेषता की पहचान करनी है। तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। रोपण कृषि जो होती है ये एक प्रकार की वाणिज्यिक प्रकार की कृषि होती है और ये विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है, बड़े क्षेत्रों पर की जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। गढ़कंटका के गोंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आप सीटेट की बुक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सीटेट के 6 to 8 में
18 सितंबर 2016 का ये पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा। तो गढ़कंटका के गोंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह राज्य केवल नगरों से बना था, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। ठीक है, 1565 में मुगल सेना ने गढ़कंडका पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुख देखना पड़ा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक समृद्ध राज्य था और इसने जंगली हाथियों को पकड़ करके क्या किया? दूसरे राज्यों को निर्यात करके धन कमाया था। ठीक है, 1565 में अगर हम लोग बात करें तो मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया था और उन्हें रानी दुर्गावती के द्वारा हार का मुख देखना पड़ा था। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गावती जीती नहीं थी, बल्कि रानी दुर्गावती क्या हुई थी? हार गई थी। ठीक है, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और रानी दुर्गावती जो है ये क्या होती है? ये मुगल सेना के द्वारा हार जाती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है, बताइएगा किस प्रकार का यूरेनियम है। ठीक है, तो यूरेनियम बात करेंगे तो किस प्रकार का? तो सीटेट 628 में 18 सितंबर 2016 को, ठीक है, पूछा गया प्रश्न, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, एक बात तो आपको याद रखना है कि यूरेनियम जो है ये लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, यूपी वाले ध्यान रखना, यूपी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी में एकमात्र जिला है कौन सा? ललितपुर। ठीक है, कौन सा? तो यूपी वाले याद रखिएगा, यूपी में एकमात्र जिला है कौन सा? ललितपुर, जहां पर आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे कह रहा है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम जो है तो ये किस प्रकार का है? तो क्या आंसर करेंगे? तो आंसर करेंगे संभाव्य संसाधन। ठीक है, क्या आ जाएगा? संभाव्य, जिनके होने की संभावनाएं हैं कि यूरेनियम पाया जा सकता है, संभाव्य संसाधन का उदाहरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। गर्म जल के झरने से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। 6 to 8 में अगर हम लोग बात करें 18 सितंबर 2016 सीटेट के 6 to 8 के 2016 के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर सीटेट में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बताइएगा क्या आ जाएगा? गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा तो नहीं होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा नहीं होगा। अब आपका भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न है क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा, आंसर हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा। गर्म जल के झरने से भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो गर्म जल के झरने से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त, जो ताप ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश कौन से हैं? ठीक है, बताइएगा। तो 21 फरवरी 2016 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 21 फरवरी 2016 को 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हम लोग बात करें भारत की, ठीक है, तो देखिए ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा? तो ये अपना प्यारा भारत है। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है भारत के मध्य से होकर के, ठीक है, क्या हो रहा है? तो भारत के मध्य से होकर के गुजरने वाला अक्षांश क्या होता है? तो ये होता है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, कौन सा? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। और ये कर्क रेखा जो होती है कितने राज्यों से? ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कितने? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, राज्यों के नाम आपको याद है ना? नहीं याद है तो यहाँ पर फटाफट मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो कौन कौन से राज्य होंगे? तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है। तो 8 राज्य हो गए। तो ये 8 राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगर आपसे पूछे इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है जो इस कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे माही नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? तो माही नदी है। और ये माही नदी आकर के कहाँ पर? तो ये माही नदी आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? 6 सीटेट में 6 to 8 में, ठीक है, 21 फरवरी 2016 को पूछा गया प्रश्न, बताइएगा क्या आ जाएगा? तो भारत के 3 शोध केंद्रों के बारे में हम लोगों ने बात की है, कौन कौन से हैं? तो एक तो आप कहोगे दक्षिणी, ठीक है, कौन सा? तो हम लोग बात करें कौन से? तो एक तो आप कहोगे दक्षिणी गंगोत्री है, ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है? तो दूसरा मैत्री है। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है? तीसरा भारती। तो ये भारत के 3 शोध केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पर? अंटार्कटिका पर। ठीक है, और अंटार्कटिका को आप याद रखिएगा, इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो
तो अंटार्कटिका को अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और ये जो ये चैनल है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार महामैराथन क्लास करने वाले हैं। और कल मैं जैसा कि आप लोगों को बताया कि कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग लगभग 300 प्रश्नों को करने वाले हैं, एसएसटी के 300 प्रश्नों को करने वाले हैं। ओवरऑल आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है, तो कल वाले सेशन में, परसों वाले सेशन में इस प्रश्न को 2-3 बार हम लोग दोहरा चुके हैं। क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऋतु प्रवास के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, तो लोगों की अपनी आजीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता है। फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन है। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता है। वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता है। क्या हो जाएगा, इक्यावनवें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की जो ऋतुवत गतिशीलता होती है। ठीक है, नए चारागाहों की खोज में लोग जो है अपने पशु पक्षी जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण करते हैं वो ऋतु प्रवास कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से 21 फरवरी 2016 का प्रश्न है, बताइएगा। जैसे आपसे कई बार आपने देखा होगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, या फिर जो है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इस जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, क्या कहोगे, तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर हम लोग कहते हैं ना। जैसे हम लोगों ने कह दिया कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, तो आप कहोगे 382। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग का मतलब क्या है, प्रति वर्ग का मतलब एक इकाई क्षेत्र में। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। उद्योगों के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण बताएगा। तो टोकरी बुनाई अगर हम लोग बात करें तो 6 to 8 में 21 फरवरी 2016 का प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे सहकारी क्षेत्र, बृहत आकार है, लघु आकार है, संयुक्त। तो टोकरी बनाना, ठीक है, दिया सलाई बनाना, ये सारे काम करना, ये सब किस में आएगा, ये सब लघु आकार में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस में आएगा, तो लघु आकार में आएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बना है। 6 to 8 में 2016 में 21 फरवरी 2016 का प्रश्न है, बताइएगा क्या जाएगा। तो कृष्णराज सागर बांध कौन सा है, तो देखिए महानदी पर हम लोग बात करेंगे तो महानदी पर कौन सा है, तो आप कहोगे हीराकुंड है। ठीक है, महानदी पर कौन सा, तो आप कहोगे हीराकुंड बांध है। ठीक है, गोदावरी नदी पर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो गोदावरी नदी पर आप कहोगे पोचम पाद परियोजना है। ठीक है, कौन सी, तो पोचम पाद परियोजना है। और जायकवाड़ी परियोजना, ठीक है, कौन सी, और जायकवाड़ी परियोजना, ये दोनों आपको कहाँ पर, गोदावरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो कावेरी नदी पर आपको शिव समुद्रम परियोजना देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या जाएगा, तो शिव समुद्रम परियोजना जो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको कौन सा, तो अगर हम लोग बात करें तो शिव समुद्रम परियोजना देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ठीक है, मेट्टूर बांध परियोजना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो मेट्टूर बांध देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कौन सा, तो कृष्णराज सागर बांध देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो कृष्णराज सागर बांध, ये सब आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कावेरी नदी पर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल, कावेरी नदी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कावेरी नदी पर आपको शिव समुद्रम, मेट्टूर बांध परियोजना, कृष्णराज सागर बांध परियोजना, ये सब आपको कावेरी नदी पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी पर हम लोग बात करेंगे तो कृष्णा नदी पर कौन सा, तो नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, कौन सा, तो नागार्जुन सागर परियोजना अगर हम लोग बात करें, नागार्जुन सागर परियोजना। और कौन सी, और अलमाटी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता था, अलमाटी परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो अलमाटी परियोजना भी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग बताइएगा कौन सा हो जाएगा। कल वाले सेशन में हम लोगों ने किया था, 6 to 8 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया प्रश्न है, 2011 में भी पूछा गया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न दोहराया गया है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, 2011 से 2016 के बीच में अगर हम लोग बात करें, कई बार ये प्रश्न दोहराया गया है, क्या हो जाएगा, तो मनाली ले हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मनाली लेह। और इसी मार्ग पर आपको क्या हो जाएगा, आपको अटल टनल भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अटल टनल, या फिर कहें अटल सुरंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि सबसे ऊंची सुरंग है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो देश में सबसे ऊंची सुरंग है।
अगले प्रश्न का आंसर करिएगा काला सोना। बताओ भाई, कल वाले सेशन में ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। 2016 कल वाले सेशन में हम लोग ने प्रश्न किए थे, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। काला सोना किसको? पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं रहता है तब आपसे काला सोना पूछा जाए तो फिर आप कहोगे कोयला को, ठीक है। लेकिन अगर पेट्रोलियम और कोयला दोनों है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप पेट्रोलियम को ही आंसर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र? कल वाले सेशन में ये सारे प्रश्न हम लोगों ने किए थे, फिर से वही सारे क्वेश्चन आ गए क्या? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा? तो आप कहोगे पोखरण, ठीक है। पोखरण जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर परमाणु परीक्षण होते हैं, ठीक है। कहाँ पर? तो अगर हम लोग पोखरण की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर परमाणु परीक्षण होते हैं। भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। कब कब किए हैं? तो एक किया है 1974 में, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कब, तो दूसरा किया है 1998 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नरौरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। कलपक्कम की बात करेंगे तमिलनाडु में है, और तारापुर की बात करेंगे कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 20 सितंबर 2016 का प्रश्न है, ठीक है, 20 सितंबर 2016 का प्रश्न है। आगे बढ़िएगा, कौन सी आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? बताएगा। तो नदी के निक्षेपण का परिणाम कौन सी है? विसर्प है, बाढ़कृत मैदान है, चांप झील है, जलप्रपात है, बताइएगा। तो 6 to 8 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2015 में 22 फरवरी 2015 को पूछा गया प्रश्न है 6 to 8 में, बताएगा। तो कौन सी आकृति है नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प है, बाढ़कृत मैदान है, चांप झील है, जलप्रपात है, बताओ क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो नदी के निक्षेपण के कारण क्या आ जाएगा? बाढ़कृत मैदान है, ठीक है। क्या है? बाढ़कृत मैदान है, ठीक है। विसर्प क्या होता है अगर आपसे बोले? तो नदियां मैदानी इलाकों में आप देखोगे ना, नदियां इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती हैं, तो ये क्या होता है? तो ये नदियां जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से बह रही है ना, ये क्या होता है? तो ये विसर्प कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विसर्प कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में? बताएगा। तो उत्तराखंड में कौन सी जनजातीय समूह पाई जाती है? ठीक है, बताइएगा। 22 फरवरी 2015 का 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी जनजातीय समूह है जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी? गोंड है, भोटिया है, माला इरूलर है, या फिर भील है? तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भोटिया, ठीक है। भोटिया जनजाति जो है ये आपको उत्तराखंड और उत्तराखंड से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जैसे आपको हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगी और आपको सिक्किम में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन विशेष रूप से आपसे पूछा जाए तो आप क्या होगे? तो आप कहोगे उत्तराखंड, ठीक। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मनुष्य के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र हैं? 6 to 8 में पूछा गया 2014 का प्रश्न। हम लोगों ने 2016 के प्रश्न देखे, 2015 के प्रश्न देखे, 2014 के प्रश्न भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सीटेट के एग्जाम में। तो मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था, और वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा नदी के आसपास वाले, सुलेमान और किरथर पहाड़ी वाले, गंगा और यमुना दोआब वाले, या फिर दक्कन और कोंकण वाले क्षेत्र? क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर कर देंगे सलेमान और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र। और इसी वाले क्षेत्र में आपको क्या हो जाएगा? इसी वाले क्षेत्र में आपको मेहरगढ़ भी देखने को मिल जाएगा। इसी वाले क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर आपको मेहरगढ़ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जहां से आपको क्या हो रहा है? जहां से आपको कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? जहां से आपको कृषि और पशुपालन के प्रमाण देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, लक्षद्वीप समूह स्थित है। देखो लक्षद्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप समूह जो है इसको क्या करते हैं? इसको प्रवालीय द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? इसको प्रवालीय द्वीप भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। और इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो क्या आप कहोगे? तो आप कहोगे कावर्ती या फिर कारावर्ती। कावर्ती या कारावर्ती जो है इसकी क्या है? इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की, ठीक है। साथ ही साथ आपसे 9 डिग्री चैनल पूछा जाता है। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच में है? तो आप क्या कहोगे? तो 9 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव नहीं होगा, ठीक है। 9 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है। किसके? तो मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में क्या हो रहा है? तो 9 डिग्री चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, साथ ही साथ आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर हम लोग साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता यहाँ पर क्या हो रहा है? साक्षरता यहाँ पर सबसे अधिक है। साक्षरता के मामले में ये क्या हो जाएगा? तो टॉप पर है, ठीक है, टॉप पर है ये केंद्र शासित प्रदेश। आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको अरब सागर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह स्थित है, बताएगा। गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हुगली नदी पर, भागीरथी नदी पर, ठीक है। 6 to 8 में 2014 में 21 सितंबर 2014 को सीटेट के एग्जाम में पूछा गया, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे
तो कोलकाता बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है, क्या हो जाएगा, तो कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर है। ठीक है, कहाँ पर, तो अगर हम लोग कोलकाता बंदरगाह की बात करेंगे तो ये हुगली नदी के मुहाने पर है। और अब इस कोलकाता बंदरगाह के संदर्भ में आपको याद रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदल करके कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, क्या कर दिया गया, तो आप कहोगे कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो आप कहोगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। कहाँ पर है, तो हुगली नदी के मुहाने पर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। 2013 का प्रश्न है, 28 जुलाई 2013 का प्रश्न है, सीटेट में 628 में, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग 63वें प्रश्न की बात करेंगे तो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार में, राजस्थान में। 63वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो कहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अगर हम लोग बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पौने बहते बताएगा, तो लौटते मानसून की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2013 28 जुलाई 2013 का प्रश्न है, सीटेट 628 में। जो लौटते मानसून होते हैं ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लौटते जो मानसून होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग पीछे हटता मानसून कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको हम लोग पीछे हटता मानसून कहते हैं। इन्हीं को हम लोग और क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग मानसून का निवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको हम मानसून का, ठीक है, क्या करते हैं, निवर्तन कहते हैं। और ये जो पीछे हटता या लौटता मानसून होता है ये किसके कारण होता है, तो आप क्या कहोगे, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, कौन सा, तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो होता है यही पीछे हटता मानसून या फिर लौटता मानसून कहलाता है। याद रखिएगा कौन सा, तो उत्तरी पूर्वी जो मानसून है यही पीछे हटता मानसून या लौटता मानसून कहलाता है, मानसून का निवर्तन कहलाता है। और ये कहाँ पर वर्षा करता है, तो आपको याद रखना है ये ठंडियों में। ठीक है, कहाँ पर, तो लौटता जो मानसून है ये ठंडियों में। ठंडियों में कब, तो आप कहोगे ठंडियों में अक्टूबर से नवंबर के महीने में अगर हम लोग बात करेंगे तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है। और इस प्यारे भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में, ठीक है, कौन सा, तो कोरोमंडल तट है। ठीक है, कौन सा, तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ तमिलनाडु में कौन सा, तो कोरोमंडल तट है। और कोरोमंडल तट पर ठंडियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में वर्षा करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। आंसर कर देंगे स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, स्थल से क्या हो रहा है, समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा बस आज इतने ही प्रश्न हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या किया था, आज हम लोगों ने सीडीपी के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज के हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने एसएसटी के भी क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों जो है सेक्शन से क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किया। और एसएसटी से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पेशली सिर्फ एसएसटी से ही सीटेट के पेपर 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन 60 क्वेश्चंस पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हो ना, तो फिर आपको सीटेट को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छा कल आप लोग ध्यान रखिएगा, कल हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण महामैराथन वाली क्लास लेने वाले हैं, जहां पर हम लोग एसएसटी के, ठीक है, एसएसटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लगभग 300 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएसटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएसटी पर अच्छे से नियंत्रण बना लेते हो ना, एसएसटी से स्पेशली खाली एसएसटी से अगर हम लोग बात करें 60 प्रश्न आ रहे हो, अगर इन 60 प्रश्नों पर आप अच्छी पकड़ बना ले रहे हो ना, तो सीटेट को पास आउट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इन्हीं 60 प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग महामैराथन क्लास करने वाले हैं 300 प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।